गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। ई लेक्चर की इस सीरीज में आज हम लोग सेक्शन 13 एलएलबी फर्स्ट ईयर के फैमिली लॉ फर्स्ट हिंदू लॉ के टॉपिक सेक्शन 13 डाइवोर्स टॉपिक पर हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, जिसका मैंने एक सेक्शन 13 फर्स्ट, जिसमें दोनों पक्षकार हस्बैंड और वाइफ विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगा सकते हैं को पिछली सीरीज में कंप्लीट किया। आज हम लोग हस्बैंड और वाइफ दो अतिरिक्त ग्राउंड्स के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगा सकते हैं, इन्हें पढ़ेंगे। सेक्शन 13 फर्स्ट ए, either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may also present a petition for the dissolution of marriage by a decree of divorce on the ground A, that there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of a decree for judicial separation in a proceeding to which they were parties। अर्थात सेक्शन 13 फर्स्ट ए में बताया गया है कि इस अधिनियम के पहले या पश्चात विवाह के दूसरे पक्षकार ने जब कम से कम 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के पश्चात उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाई है, तो विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में पेश की जा सकती है। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि जब सेक्शन 10 के आधार पे न्यायालय द्वारा डिक्री दोनों पक्षकारों को पूर्व में ही मिल चुकी है। सेक्शन 10 में न्यायिक पृथक्करण जुडिशियल सेपरेशन के बारे में उल्लेख है, जिसकी डिक्री पक्षकार प्राप्त कर चुके हैं। और क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन सिर्फ न्यायिक पृथक्करण में विवाह विघटित नहीं होता है, अर्थात संभावना रहती है कि दोनों पक्षकार चाहें तो साथ रह सकते हैं। अब इस डिग्री के 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अगर दोनों पक्षकार साथ नहीं आए हैं और दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप नहीं है, तो इस आधार पे दोनों में से कोई भी पक्षकार न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका लगा सकता है कि अब वो लोग साथ नहीं रह रहे हैं। एक केस देखिए, इसमें श्रीमती गजना देवी वर्सेस पुरुषोत्तम गिरी AIR 1977। इस केस में वाइफ ने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री प्राप्त कर ली और उस डिग्री के पश्चात 2 वर्ष बाद भी 2 वर्ष के पश्चात तक भी दोनों के बीच में एक साथ में वो दोनों नहीं आए, तो इस आधार पे हस्बैंड ने विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में पेश की कि लगातार 2 वर्ष तक वो नहीं साथ आए, तो इस आधार पे उन्हें डाइवोर्स दे दिया जाए। इसी तरह एक और केस श्रीमती बाई मनी वर्सेस जयंती लाल AIR 1979 गुजरात हाई कोर्ट। इस केस में भी यही हुआ कि पत्नी ने पति की एडल्ट्री के आधार पे जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री प्राप्त की थी। अर्थात ऑलरेडी सेक्शन 10 में एडल्ट्री ग्राउंड पे वाइफ जो है वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिलने के पश्चात भी क्योंकि एडल्ट्री का दोषी था हस्बैंड, तो न्यायालय द्वारा जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे दी गई। जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के पश्चात 1 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात भी दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं हुई, दोनों एक साथ नहीं आकर रहे, कोई कोहैबिटेशन नहीं था, इसलिए इस आधार पे अब विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने का उन दोनों पक्षकारों के पास अधिकार था। इसी तरह श्रीमती कुमुद वाधवा वर्सेज महेंद्र वाधवा के केस में भी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दी गई न्यायालय द्वारा। इस केस में पत्नी ने अपने पति के विरुद्ध जुडिशियल सेपरेशन का एक वाद दायर किया। कोर्ट ने वाइफ के पक्ष में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे दी।
और दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग रहने लग गए। अलग रहते हुए हस्बैंड और वाइफ को 1 वर्ष से अधिक का समय बीत गया। कुछ इसी बीच वाइफ ने हस्बैंड ने वाइफ को कई बार अपने घर लेकर आया। वो 3-4 दिन तक वो साथ रहे और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बनी। और कुछ समय पश्चात उन्होंने हस्बैंड ने वाइफ को घर पहुंचा दिया। अब क्या हुआ कि हस्बैंड ने क्या किया, न्यायालय में डाइवोर्स का मुकदमा दायर किया। लोअर कोर्ट ने डाइवोर्स की डिक्री पारित कर दी। लेकिन जब हाईकोर्ट के समक्ष मुकदमा पहुंचा तो वाइफ ने कहा कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, लेकिन कोर्ट ने देखा कि ये रिलेशनशिप जो है वो एक निश्चित काल अवधि के पश्चात किया गया था, जो मान्य नहीं था। अर्थात जो ये हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि सेपरेशन की डिग्री की प्रोसीडिंग टू विच दे वर पार्टी पासिंग ऑफ ए डिग्री पीरियड ऑफ 1 ईयर पीरियड जो है उस समय की अवधि के बीत जाने के पश्चात था, इसलिए न्यायालय ने विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर दी। सेक्शन 13 फर्स्ट का बी पार्ट, that there has been no restitution of conjugal rights as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of a decree for restitution of conjugal rights in a proceeding to which they were parties। अर्थात दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की आज्ञप्ति का पालन नहीं करना। सेक्शन 9 में मैंने मेरे बहुत पहले लेक्चर में बताया था, सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अर्थात दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। अब इसके आधार पे अगर पक्षकार दोनों पक्षकार जब विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा सेक्शन 9 का रिलीफ ले लिया गया, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री प्राप्त कर ली गई, तो इस डिग्री के पास होने के पश्चात 1 वर्ष या इससे अधिक की अवधि तक दोनों असफल रहते हैं, तो विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार इस आधार पे तलाक प्राप्त करने का राइट उसका उत्पन्न हो जाता है कि 1 वर्ष की अवधि उस दिन से आरंभ होती है यहाँ पे जिस दिन पुनर्स्थापना की डिग्री पास की गई थी। एक केस देखिए इस पे, ओपी मेहता वर्सेस श्रीमती सरोज मेहता AIR 1984 दिल्ली हाई कोर्ट। इस मामले में हस्बैंड ने के पक्ष में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री दी गई। लगभग 4-5 महीने बाद हस्बैंड ने वाइफ के विरुद्ध एडल्ट्री के आधार पे एडल्ट्री के आधार पे डाइवोर्स की याचिका फाइल कर दी कोर्ट में। न्यायालय ने इस याचिका का विरोध किया कि एडल्ट्री का आरोप लगा करके आप विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर रहे हैं। इस स्थिति में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की आज्ञप्ति का पालन किया जाना ज्यादा उचित रहेगा। अर्थात पहले इस डिग्री को 1 वर्ष की अवधि बीत जाने देते हैं और उसके पश्चात दोनों के बीच में अगर कोई भी दोनों एक साथ नहीं रहते हैं तो इस आधार पे विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह हीराचंद श्रीनिवास मांगावरकर वर्सेस सुनंदा के केस में AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के उपरांत पक्षकारों के मध्य अगर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना नहीं होती है तो न्यायालय कहता है कि इस आधार पे विवाह विच्छेद हेतु आज्ञप्ति डिग्री प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 23 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का उसके प्रोविजंस को ध्यान में रख करके हर केस के जो परिस्थितियां होंगी उनको ध्यान में रखते हुए विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति दी जाएगी। इसी तरह धर्मेंद्र कुमार वर्सेस उषा कुमारी AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 22/18, इस केस में पत्नी के पक्ष में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास हो गई। लगभग 2 वर्ष के पश्चात वाइफ ने सेक्शन 13 फर्स्ट A के आधार पे विवाह विच्छेद की याचिका दायर की और उसने कहा कि उसके हस्बैंड ने जो है लिखे गए खूब सारे उसने पत्र लिखे और कहा कि उसने वाइफ ने उसके साथ रहने की कोशिश की थी, वो सब उसने विफल कर दिए। तो यहाँ पे वाइफ का जो कंडक्ट जो था, दुराचरण जो है इतना गंभीर नहीं लिया गया जिससे कि इस रेमेडी का उपचार पाने के उसे निर्योग्य
कर दिया जाए। यहाँ पे न्यायालय ने विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी, क्योंकि दोनों के बीच में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल डिग्री के पश्चात 1 वर्ष तक लगातार दोनों के बीच में साथ रहने का नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त सेक्शन 13(2) जो है वो उन आधारों का उल्लेख करता है, उन अतिरिक्त आधारों का उल्लेख करता है जिनके आधार पे एक पत्नी विवाह विच्छेद ले सकती है, अर्थात ओनली फॉर वाइफ, एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स फॉर वाइफ। इन पर केवल और केवल पत्नी विवाह विच्छेद ले सकती है। Section 13(2) A wife may also present a petition for the dissolution of her marriage by a decree of divorce on the ground, first is, in the case of any marriage solemnized before the commencement of this act, that the husband had married again before such commencement, or that any other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of the solemnization of the marriage of the petitioner। अर्थात जहां पत्नी इस आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में पेश कर सकती है कि हस्बैंड ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व पुनर्विवाह कर लिया, अर्थात या विवाह के पूर्व पति द्वारा विवाह की गई कोई पत्नी विवाह के समय मौजूद थी, एट द टाइम ऑफ मैरिज। यहाँ पे आपने देखा, इन द केस ऑफ एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट, अर्थात हस्बैंड द्वारा बाइगेमी की जा रही है, दूसरा विवाह किया जा रहा है। प्रोवाइडेड दैट इन आइदर केस द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, अर्थात यहाँ पे याचिका पेश करते समय सिर्फ ये आवश्यक है कि जब याचिका पेश की जा रही है वाइफ द्वारा तो उसकी पत्नी जीवित होनी चाहिए, अर्थात जब अगर मान लीजिए पक्षकार की वाइफ की डेथ ही हो गई जब याचिका पेश कर रहे हैं, तो फिर ग्राउंड ही नहीं बनता बाइगेमी का, और जब है ही नहीं, ये तो सिंगल वाइफ है, तो इस आधार पे याचिका पेश नहीं की जाएगी। अर्थात जब विवाह इस आधार पे वाइफ कोई पत्नी याचिका पेश कर रही है कि उसके हस्बैंड की एक और पत्नी जीवित है जब उसकी मैरिज हुई, तो जब याचिका पेश की जा रही है उस समय उस पत्नी का जीवित होना आवश्यक है। यहाँ तलाक की याचिका इस आधार पे प्रस्तुत की गई कि हस्बैंड ने दूसरा विवाह कर लिया। एक केस है नमन्ना वर्सेस लक्ष्मीबाई, AIR 1963, आंध्र प्रदेश 82। इस केस में पहले विवाहित कोई पत्नी तलाक की याचिका दायर कर सकती है, केवल और केवल शर्त ये रहेगी कि उसकी दूसरी पत्नी जीवित होनी चाहिए। पत्नी द्वारा याचिका दायर करने के बाद पति ने अगर दूसरी पत्नी को तलाक दे दिया तो इससे उसकी तलाक की याचिका खारिज नहीं की जाएगी। अर्थात कई बार क्या होता है कि जब देखता है हस्बैंड या कोई व्यक्ति ये देखता है कि उसकी वाइफ ने उसकी सेकंड मैरिज या उसकी सेकंड वाइफ का पता चल गया और उसने विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगा दी, तो वो उस पनिशमेंट से बचने के लिए तलाक दे देता है। तो यहाँ पे न्यायालय ने, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यही कहा कि जब उसकी विवाह विच्छेद की याचिका जब पत्नी ने लगाई और जब उस समय उसकी दूसरी पत्नी जीवित है, मौजूद है, तो जब बाद में उसने उसको तलाक दिया, ये इस विवाह विच्छेद की याचिका को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। And the second is that the husband has since the solemnization of the marriage been guilty of rape, sodomy or bestiality or सेक्शन IPC का सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पैनल कोड डिफाइंस द रेप, जिसे आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेज, जहाँ पे सोडोमी और बैस्टिलिटी अननेचुरल ऑफेंसेज अप्राकृतिक सेक्स को डिफाइंड किया गया है कि यदि मान लीजिए हस्बैंड जो है रेप और सोडोमी और इनका बैस्टिलिटी का ऑफेंस करता है, अपराध का दोषी है, तो इस आधार पे वाइफ जो है डाइवोर्स की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकती है। रेप की डेफिनेशन सेक्शन 375 भारतीय दंड संहिता में दी गई है और 377 में अननेचुरल ऑफेंसेज अप्राकृतिक ऑफेंस जो है उनकी डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे डाइवोर्स प्राप्त करने के लिए इस आधार पे सिर्फ ये है कि किसी पर ये आरोप लगना इतना पर्याप्त नहीं है
इन सेक्शंस के अंतर्गत वो अपराधी होना चाहिए, सिद्ध करे कि वो इन के अधीन उसने दंडित हुआ है या वो अपराधी रहा है। इनके अंतर्गत, इन सेक्शंस के अंतर्गत सेक्शन 375 और 377 के अंतर्गत वो दंडित हो चुका है। तो इस आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका या विवाह विच्छेद प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह क्लॉज थर्ड, that in a suit under section 18 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 or in a proceeding under section 125 of the Criminal Procedure Code 1973, a decree or order has been passed against the husband awarding maintenance to the wife, notwithstanding that she was living apart, and that since the passing of such decree or order, cohabitation between the parties has not been resumed for 1 year or upwards। अर्थात जहां हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के सेक्शन 18 के अंतर्गत और सीआरपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 125 जिसमें मेंटेनेंस दिया गया है, सेक्शन 18 में और धारा 125 में मेंटेनेंस दिया गया है, जिसके अधीन वाद दायर किए जाने पर कोई डिक्री और आदेश अगर हस्बैंड के विरुद्ध दिया गया है, इस संबंध में इस बात के होते हुए वो दे दिया गया कि वह अलग रहती थी, ठीक है, कि वाइफ जो है वो उससे लिविंग अपार्ट अलग रहती थी, और इस डिक्री या आदेश के पास किए जाने समय से लेकर के जैसे ही वो डिग्री कोर्ट द्वारा दी गई सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत हो या फिर सेक्शन 18 अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत दी गई हो, उस डिग्री के दिन से लेकर के जिस दिन वो डिग्री पास हुई उससे लेकर के 1 वर्ष की अवधि तक, लगातार 1 वर्ष की अवधि तक दोनों के बीच में कोहैबिटेशन नहीं हुआ, दोनों साथ में नहीं रहे, तो वाइफ उस आधार पे विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगा करके तलाक ले सकती हैं। इसी तरह एंड द लास्ट फोर्थ ग्राउंड इज दैट हर मैरिज whether consummated or not was solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of 18 years। अर्थात जहां किसी फीमेल का विवाह 15 वर्ष की एज के पूर्व हो गया हो, चाहे उन दोनों के बीच में मैरिज कंज्यूमेटेड हुई हो या नहीं हो, यानी कि रिलेशनशिप हो चाहे नहीं हो गया हो, और उसने कुछ आयु पूरी करने के बाद, लेकिन 18 इयर्स क्रॉस करने से पहले, अर्थात बिटवीन 15 टू 18, 15 से 18 वर्ष एज के पूर्व भी विवाह को रेपुडिएट करवा ले बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 इयर्स, अर्थात विवाह को निराकृत करा सकती है। यहां पत्नी को इस आधार पर तलाक की डिग्री प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। इसे हम लोग ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, वयस्कता का विकल्प के नाम से भी जानते हैं। एक एक्सप्लेनेशन है इसके साथ, दिस क्लॉज अप्लाइज वेदर द मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976। अर्थात विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के प्रावधानों में पता चला कि 15 वर्ष की आयु होने पर और 18 वर्ष की आयु के पूर्व पत्नी द्वारा विवाह का खंडन किए जाने पर वाइफ को विवाह विच्छेद की याचिका प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। अर्थात बिफोर 15 टू 18 वो अपने विवाह को चाहे तो निराकृत करा सकती है। ये पत्नी को एक अतिरिक्त आधार दिया गया है विवाह विच्छेद प्राप्त करने के लिए। एक केस बलभद्र वर्सेस सुंदरमणि, AIR 1995, उड़ीसा हाईकोर्ट। इस केस में न्यायालय ने कहा कि जहां वाद दायर किया गया हो उस न्यायालय द्वारा डिक्री पारित होने की तिथि से ब्रेकडाउन थ्योरी के आधार पर यह माना जाएगा कि विवाह रेपुडिएट हो गया
और उनके बीच में विवाह विच्छेद कर देना ही उचित होगा। आज हमने यहाँ पे सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अंतर्गत पत्नी को दिए गए अतिरिक्त 4 आधारों को पढ़ा, साथ ही 2 अतिरिक्त आधार सेक्शन 9 और सेक्शन 10 की डिक्री के पश्चात दोनों पक्षकारों के बीच में कोई कोहैबिटेशन न हो तो इस आधार पर दोनों पक्षकारों में से कोई भी विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकता है को समझा। उम्मीद है आप लोग इससे जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।